हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीडी पारा सर और आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए पार्ट सेकंड के भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। इसमें आज हमारी चर्चा का विषय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं इसके प्रमुख कारण अथवा तत्कालीन हालात अथवा पृष्ठभूमि रहेंगे, जिन पर हम चर्चा करेंगे। देखो साथियों कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में तत्कालीन समय में तमाम आंदोलन किए गए, जिनमें असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं भारत छोड़ो आंदोलन प्रमुख आंदोलन थे। हमने पूर्व की चर्चा में भारत छोड़ो असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में चर्चा की। आज हम इसी श्रृंखला में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। वसुतः 1857 की क्रांति के पश्चात भारत छोड़ो आंदोलन वह निर्णायक आंदोलन था जिसने ब्रिटिश हुकूमत को हिला दिया। AC बनर्जी कहते हैं कि इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप अधिराज्य की पुरानी मांग सर्वथा समाप्त हो गई और उसका स्थान पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने ले लिया। अधिराज्य से आशय यह है कि जो शुरुआत में उदारवादी नेतृत्व था, उसकी ये मांग थी कि भारत को आंतरिक मामलों में अपने शासन संबंधी प्रबंध सौंप दिया जाए एवं बाह्य मामलों में जो रक्षा, विदेश मामले इत्यादि से संबंध रखते हैं, उसके शासन का कार्य ब्रिटिश राज पर ही रखा जाए। लेकिन इस मांग को पूरी तरह समाप्त कर दिया एवं अधिराज्य की जगह, डोमिनियन स्टेट की जगह पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज्य की मांग करने लग गए। भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि में अनेक ऐसे उत्तरदायी कारक विद्यमान थे जिनकी परिणति 1942 के रूप में हुई। देखो विद्यार्थियों, हम ये देख रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की जो पृष्ठभूमि थी, उसका जो बैकग्राउंड था, उसके पीछे तमाम कारक मौजूद थे, तमाम कारण मौजूद थे। उनमें से हम प्रथम कारण के रूप में देखते हैं कि जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 था, उसके प्रति तत्कालीन भारतीय नेतृत्व असंतुष्ट था। हमने देखा कि ब्रिटिश हुकूमत के दौरान हमारे उदारवादी नेतृत्व के द्वारा लगातार ये प्रयास किए गए कि जो ब्रिटिशर्स का भारत में शासन है, उस शासन में तत्कालीन स्थितियां धीरे धीरे सुधरें, उसमें सुधार किए जाएं। इस श्रृंखला में कई सुधार अधिनियम भारतीय संसद के द्वारा समय समय पर पारित किए जाते रहे। उनमें हमने देखा कि ब्रिटिश हुकूमत कम से कम सुधार करने के लिए तैयार थी और भारतीय नेतृत्व अधिकतम सुधार करना चाहता था। तो इन्हीं दोनों बिंदुओं की जद्दोजहद के बीच एक असहमति हमने लगातार देखी है। यही 1935 के अधिनियम के संदर्भ में दिखाई देती है, जो भारतीय जनमानस को संतुष्ट नहीं कर सकी। 1935 के अधिनियम में संघीय व्यवस्था का प्रारूप दोषपूर्ण था। व्यवस्थापिका को कानून के संशोधन का अधिकार नहीं था। अवशिष्ट जो शक्तियाँ थीं वो गवर्नर के पास थीं। प्रांतीय स्वशासन एक भ्रम था, क्योंकि प्रांतों में उत्तरदायी शासन विद्यमान ही नहीं था। प्रांतीय शासन की मुख्य धुरी निर्वाचित मुख्यमंत्री नौकर सम्राट द्वारा मनोनीत उसका प्रतिनिधि गवर्नर ही था। मुख्यमंत्री एक निर्वाचित प्रतिनिधि था। उसके बावजूद भी हम ये देखते हैं 1935 के अधिनियम में अधिकतम शक्तियाँ गवर्नर जनरल के पास थीं और गवर्नर जनरल एक तरह से सम्राट के द्वारा मनोनीत उसका प्रतिनिधि होता था। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ भी अलोकतांत्रिक शासन दिखाई देता है। दूसरा बिंदु देखते हैं, अगस्त प्रस्ताव के प्रति असंतोष। 8 अगस्त 1940 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथ ने वर्तमान स्थितियों में सुधार से संबंधित सुझाव कांग्रेस के समक्ष रखे। क्या सुझाव थे? इनमें युद्ध सलाहकार परिषद के गठन का प्रावधान किया था कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा और द्वितीय विश्व युद्ध जारी होगा, तो युद्ध के मामलों में परामर्श लेने के लिए एक परिषद होगी, जिसमें भारतीय नेतृत्व को भी रखा जाएगा। युद्धोपरांत भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। जैसे युद्ध समाप्त होगा
तो भारत को एक अधिराज्य का दर्जा दे दिया जाएगा और आंतरिक मामलों में स्वतंत्रता दे दी जाएगी। युद्धोपरांत प्रतिनिधियात्मक संविधान सभा बनाई जाएगी। वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। लेकिन उक्त प्रस्ताव कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिए। तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इन प्रस्तावों को इसलिए अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि यह एक तरह से ये नहीं दर्शाते थे कि भारत स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगला हम देखते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह का आगाज़, अर्थात व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा तत्कालीन समय में की गई। ये निर्णय लिया गया। महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारतीय भावनाओं को अभिव्यक्त करना चाहते थे, लेकिन इसके साथ ही वह ब्रिटिश सरकार के समक्ष उत्पन्न द्वितीय विश्व युद्ध के संकट की स्थिति से अनुचित लाभ उठाने के पक्ष में नहीं थे। अतः सामूहिक कार्रवाई के स्थान पर सीमित रूप में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया गया। प्रतीकात्मक एवं नैतिक विरोध की अभिव्यक्ति का यह सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को पवनार में अपने विश्वस्त अनुयायी विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही के रूप में चुनकर शुरू किया। मई 1941 तक इसने व्यापक रूप ले लिया। लगभग 1400 सत्याग्रही जेल में डाल दिए गए। हम ये देखते हैं कि उनमें बड़े महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए व्यक्ति भी थे 1400 सत्याग्रहियों में, जिनमें 6 प्रांतों के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, 29 मंत्री, 290 प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्य भी इस गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत थे। इसने बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। वो भले ही प्रतीकात्मक था लेकिन बड़ा व्यापक था। क्रिप्स मिशन की असफलता। 22 मार्च 1942 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने तत्कालीन स्थितियों से निपटने हेतु भारतीय राजनीतिक नेतृत्व को संतुष्ट करने के उद्देश्य से सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। उन्होंने अपने प्रस्ताव में युद्ध समाप्ति पर भारत को स्वतंत्रता देने की बात कही थी, लेकिन युद्ध जारी रहने तक सुरक्षा विभाग ब्रिटिश शासन के अधीन रहने की बात रखी। उस समय यह योजना भारतीय नेतृत्व को खुश नहीं कर सकी। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में भुनने वाले चेक की संज्ञा दी। मिशन की असफलता के बाद सर क्रिप्स को वापस इंग्लैंड बुला लिया गया। इससे भारत में घोर निराशा का वातावरण पैदा हुआ। निश्चित रूप से इस निराशाजनक माहौल ने भारत ब्रिटेन संबंधों को और ज़्यादा तनावपूर्ण बनाया। देखो साथियों, मुख्य बात इसकी असफलता की क्रिप्स मिशन की जो थी वो ये थी कि इस क्रिप्स मिशन में जो सुधारों का खाका था वो ये तय किया गया कि जैसे ही युद्ध समाप्त होगा तभी सुधार लागू किए जाएंगे। तत्कालीन समय में युद्ध समाप्त नहीं हुआ था, युद्ध के हालात चल रहे थे। भारतीय जनमानस एवं नेतृत्व जापानी आक्रमण के भय को लेके व्यथित था। तो इन सारे हालातों में एक ऐसी योजना जो भविष्य में लागू की जाएगी भारतीय नेतृत्व को निश्चित रूप से खुश नहीं कर पाई, और यह भी एक कारण बना जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जिसने आगे बढ़ाया था। जापानी आक्रमण का भय। 7 दिसंबर 1941 को अमेरिकी जहाज़ पर्ल हार्बर पर आक्रमण करने के साथ ही जापान भी युद्ध में शामिल हो गया। उसने फिलीपाइन द्वीप समूह, हिंद, चीन, मलाया आदि पर कब्जा कर लिया तथा जापानी सेनाएं बर्मा में भारतीय सीमा तक आ धमकी। तब महात्मा गांधी एवं भारतीय नेताओं का विचार था कि अंग्रेज भारत की रक्षा करने में असमर्थ हैं। बेहतर होगा कि अंग्रेज शासक के रूप में भारत को छोड़कर चले जाएं तो शायद भारत पर जापान का आक्रमण न हो, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज जापान के खिलाफ है और अंग्रेज़ों का भारत पर शासन है। इसलिए भारत युद्ध में भारत के विरुद्ध युद्ध जापान करेगा, अन्यथा अगर अंग्रेज़ भारत को छोड़ के चले जाएंगे तो भारत के लिए कोई समस्या नहीं रहेगी। इसीलिए अंग्रेज़ अगर भारत की राष्ट्र के रूप में रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो छोड़कर चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये महात्मा गांधी का सुझाव तत्कालीन समय में था। अगला देखते हैं हम बर्मा में भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार। बर्मा पर जापानी विजय के पश्चात जो भारतीय शरणार्थी आ रहे थे उन्होंने भारत आकर अपनी दुख भरी कहानियाँ सुनाई। रास्ते में उनके साथ पशुवत आचरण किया गया। गांधी जी इस घटना से बहुत दुखी हुए। देखो साथियों,
एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी था कि उस समय बर्मा से जो भारतीय और अंग्रेज़ लौट कर आ रहे थे, उनके लिए अलग अलग मार्गों का चयन किया गया। अंग्रेज़ एक अलग वीआईपी रास्ते से भारत आ रहे थे और भारतीय शरणार्थी एवं भारतीय सैनिक दूसरे पृथक रास्ते से आ रहे थे, जो निश्चित रूप से दोयम दर्जे का निर्णय था और इस चीज़ ने भारतीय जनमानस को व्यथित किया। अगला देखते हैं पूर्वी बंगाल में भय का माहौल। इस समय पूर्वी बंगाल में भय और आतंक का राज्य था। सरकार ने सैन्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कृषि भूमि पर कब्जा कर लिया, सैकड़ों देसी नावों को नष्ट कर दिया जिनसे हजारों परिवार पलते थे। शासन के इन कार्यों से जनता क्षुब्ध हो गई। निश्चित रूप से जो ये कदम था वो उनके रोजगार पर असर डालने वाला था। इससे भी भारतीय जनमानस बड़ा परेशान हुआ। अगला देखते हैं आर्थिक मोर्चे पर सरकार की विफलता। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो गई। लोगों का कागजी मुद्रा से विश्वास उठ रहा था। मध्यम वर्ग की स्थिति दयनीय हो गई। ब्रिटिश सरकार आर्थिक प्रबंधन में असफल हो गई और इस असफलता ने ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा को आगे बढ़ाया और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो चल रहा था उसमें भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में एक महत्वपूर्ण निर्णय इन प्रमुख कारणों की उपज थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो निर्णय भारतीय नेतृत्व द्वारा लिया गया उसके पीछे तत्कालीन स्थितियां एवं तत्कालीन हालातों में तमाम ऐसे कारण मौजूद रहे जिनकी वजह से इस दिशा में भारतीय जनमानस गांधी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। धन्यवाद साथियों। हम आगे के वीडियो में भी भारत छोड़ो आंदोलन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।